हेलो फ्रेंड, कुलदीप सर के नाम से यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज की एक नई वीडियो के अंदर हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से रिलेटेड एक टॉपिक लेके आए हैं। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हम पढ़ने जा रहे हैं। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ये आपका है ना, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिसमें हम जो है सैंपल कलेक्शन के बारे में बात करेंगे। जो हम यूरिन के सैंपल लेते हैं, काफ़ी डिजीज़ के लिए अलग अलग सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं। यूरिन के कौन कौन से तरीके से सैंपल का कलेक्शन करना होता है, कैसे यूरिनरी सैंपल कलेक्ट किया जाता है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है यूरिन सैंपल कलेक्शन। यूरिन सैंपल कलेक्शन। यूरिन सैंपल कलेक्शन क्या होता है? यूरिन सैंपल कलेक्शन, तो यूरिन सैंपल कलेक्शन की अगर बात करें तो क्या करना, कलेक्शन करना या सैंपलिंग करना यूरिन की काफ़ी सारे मेथड से। यूरिन सैंपल कलेक्शन में हम क्या करते हैं, तो कलेक्शन या सैम्पलिंग ऑफ यूरिन क्या किया जाता है, कलेक्शन करते हैं या सैम्पलिंग की जाती है। किसकी? यूरिन की। सैम्पलिंग ऑफ यूरिन कैसे? तो काफ़ी सारे मेथड से। यूरिन डन बाई फॉलोइंग मेथड, काफ़ी सारे मेथड से क्या की जाती है, यूरिन की सैम्पलिंग की जाती है, जिसको यूरिन सैंपल कलेक्शन के नाम से जाना जाता है। अब कौन कौन से टाइप की सैम्पलिंग हो सकती है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक नंबर पे रहता है हमारा, और उस सैम्पलिंग का नाम है रैंडम सैम्पलिंग। सबसे पहली सैम्पलिंग जो है वो है रैंडम सैम्पलिंग। एक नंबर पे हम टॉपिक पढ़ रहे हैं रैंडम सैम्पलिंग, जो कि सबसे मोस्ट कॉमन मेथड रहता है। अगर आपको पूछे कि मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ यूरिन सैम्पलिंग इज, तो आप बोलेंगे कि रैंडम सैम्पलिंग। तो ये कैसा मेथड है? मोस्ट कॉमन मेथड है यूरिन सैम्पलिंग करने का, मोस्ट कॉमन मेथड। बट ये क्या नहीं है, ये रिलायबल नहीं होता है ना। इसका एक नुकसान है, मोस्ट कॉमन होता है, बहुत काफ़ी यूज़ किया जाता है, पर ये क्या नहीं है, रिलायबल नहीं है। कैसा नहीं है? रिलायबल नहीं है। और रिलायबल नहीं है तो इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता है कभी भी। रैंडम का मतलब है कि हम कभी भी क्या कर सकते हैं, इसमें यूरिन के सैंपल को क्या किया जा सकता है, कलेक्शन किया जा सकता है। तो हम कभी भी क्या कर सकते हैं, किसी भी समय यूरिन को क्या कर सकते हैं, सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं। यूरिन सैंपल कलेक्ट एनी टाइम। अगर आपको कोई बोले कि रैंडम सैम्पलिंग करनी है तो आप किसी भी समय क्या कर सकते हैं, पेशेंट का यूरिन इकट्ठा कर सकते हैं। और उस सैंपल को ओनली ऑन किस पर्पज़ से यूज़ किया जाता है, माइक्रोस्कोपिक पर्पज़ के लिए काम में लिया जाता है। यूज़ फॉर माइक्रोस्कोपिक, जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी की जाती है यूरिन की, जैसे पस सेल देखना है, डब्ल्यूबीसी देखना है, ऐसी स्टडी जब भी हम करते हैं तो उस कंडीशन में, यानी कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी करनी है, उसके लिए हम क्या करते हैं, यूरिन के सैंपल को कलेक्ट करते हैं। और इस दौरान हमें कोई भी क्या नहीं करने की ज़रूरत होती है, कोई भी इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं होती है। नो नीड टू एनी इंस्ट्रक्शन, कोई भी इंस्ट्रक्शन देने का ज़रूरत पेशेंट को नहीं होता है ना। कब? जब वो क्या कर रहा है, सैंपल का कलेक्शन कर रहा है। ड्यूरिंग कलेक्शन कोई भी क्या करने की ज़रूरत नहीं है आपको, उसको इंस्ट्रक्शन देने का ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है रैंडम सैम्पलिंग, सबसे पहला मेथड। और हमने कहा सबसे मोस्ट कॉमन रहता है पर रिलायबल, भरोसेमंद नहीं है। और यूरिन सैंपल कलेक्ट किसी भी समय किया जा सकता है। माइक्रोस्कोपिक स्टडी जो की जाती है उसके लिए काम में लेते हैं, और इस दौरान कोई इंस्ट्रक्शन देने का ज़रूरत पेशेंट को नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट दूसरा मेथड आता है, और दूसरा मेथड है कि हम कोई निश्चित टाइम के हिसाब से सैंपल कलेक्शन कर लें। तो दूसरा कलेक्शन है, सेकंड वन इज टाइम स्पेसिमन कलेक्शन। क्या? टाइम स्पेसिमन कलेक्शन। टाइम स्पेसिमन कलेक्शन, या आप कह सकते हो 24 आवर यूरिन सैम्पलिंग। कि जो यूरिन की 24 घंटे की यूरिन की सैम्पलिंग की जाती है, उसको हमने क्या बोला,
टाइम स्पेसिमन या 24 आवर यूरिन सैम्पलिंग। और इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या करते हैं हम, तो इसका पर्पस क्या है, सबसे बड़ी बात कि हम जो है 24 आवर या टाइम स्पेसिमन यूरिन कलेक्शन क्यों करते हैं, तो इसके कारण है, और इसका कुछ पर्पस है। और पर्पस क्या है, जैसे पेशेंट किसका है, प्री एक्लेम्सिया का पेशेंट है, क्या है, कोई प्री एक्लेम्सिया का, या कोई एक्लेम्सिया का, प्री एक्लेम्सिया का है, एक्लेम्सिया का है ना, प्रेगनेंसी हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर PIH है ना। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, अगर पेशेंट किसकी कंडीशन में, PIH की कंडीशन में, तो उस दौरान हम क्या कर सकते हैं, उसमें 24 आवर यूरिन स्पेसिमेन कलेक्शन किया जाता है। किसके लिए, प्रोटीन का पता लगाने के लिए, फॉर प्रोटीन टेस्ट, कि हमें प्रोटीन का पता लगाना है। कोई प्रेग्नेंट लेडी हमारे पास आ रही है तो हमें पता लगे कि कहीं उसमें क्या नहीं हो रहा है, कोई प्रोटीन लीकेज तो नहीं हो रहा है, वो एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया में ना चली जाए, उसका पता लगाना है। या आपने क्या करना है, यूरिन का कल्चर टेस्ट करना है। क्या करना है, यूरिन का कल्चर टेस्ट करना है। कैसा टेस्ट करना है, कल्चर टेस्ट करना है। तो उस दौरान, या यूरिन में क्रिएटिनिन की मात्रा चेक करनी है। आपने क्या करना है, कोई किडनी डिजीज का पेशेंट है और उसके अंदर क्या करना है, आपने यूरिन क्रिएटिनिन चेक करना है, यूरिन का क्या करना है, क्रिएटिनिन चेक करना है। तो उस दौरान आप क्या करेंगे, वहाँ पे 24 आवर यूरिन स्पेसिमेन कलेक्शन करें। तो जैसे क्या है, प्रोटीन टेस्ट करना है, कल्चर टेस्ट करना है, या आपने यूरिन का कलेक्शन, यूरिन के अंदर क्या करना है, क्रिएट का लेवल चेक करना है। तो उस दौरान हम क्या करते हैं, 24 आवर यूरिन सैम्पलिंग की जाती है। और जब भी हम 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन करते हैं तो उसका टाइम जो रहता है वो सुबह 8 बजे से लेके नेक्स्ट डे 8 AM तक का टाइम ड्यूरेशन जो है वो हम क्या करते हैं, लेके चलते हैं। पर यहाँ क्या रहता है कि इम्पोर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इम्पोर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है 24 आवर यूरिन सैम्पलिंग के अंदर। और वो क्या है, तो यहाँ क्या करना होता है, जो फर्स्ट वॉइड होता है, क्या है, जो फर्स्ट वॉइड होता है उसको क्या करना होता है, डिस्कार्ड कर देना होता है। उसको कभी भी कलेक्ट नहीं करना होता है, डिस्कार्ड, शुड बी डिस्कार्डेड, है ना। अवश्य ही क्या कर देना है, उसको फेंक देना है, नॉट कलेक्ट, इसको कभी भी क्या नहीं करते हैं, कलेक्ट नहीं करते हैं। तो फिर कौन सा कलेक्ट करेंगे, तो फर्स्ट वर्ड के बाद में जितना भी होता है वो सारा का सारा क्या करना होता है, कलेक्ट करना होता है। काफ़ी बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है, आपसे पूछा जा सकता है कि एक पेशेंट को क्या किया गया, 24 आवर यूरिन सैम्पलिंग की जा रही है, और उस 24 आवर यूरिन सैम्पलिंग के दौरान क्या है, पेशेंट का मॉर्निंग 8 AM का जो यूरिन सैंपल है वो है 200 ml। फिर आपको बोलेगा कि 12 बजे का है 400 ml। फिर आपको बोलेगा कि 3 बजे का है 350 ml, है ना। रात के 9 बजे का है 400 ml, सुबह 4 बजे का है 200 ml, और सुबह 8 बजे का कितना है, 350 ml है। और आपको बताना है कि इसका जो, अब आप क्या करेंगे, टोटल जो 24 आवर यूरिन सैम्पलिंग करेंगे तो उस दौरान यहाँ कितना यूरिन का अमाउंट जो है वो देखने को मिलेगा। तो आपने टोटल इसका क्या करना है, अमाउंट बताना है। और जब आपको अमाउंट पूछा जाए, तो हमने कहा कि जब भी 24 आवर यूरिन सैम्पलिंग की जाती है तो उस दौरान जो फर्स्ट वॉइड है उसको क्या कर देना होता है, डिस्कार्ड कर देना होता है, उसको कभी भी क्या नहीं करना होता है, कलेक्ट नहीं करना होता है। तो ये तो हमें काउंट करना ही नहीं है। उसके बाद हम कलेक्ट कौन सा करेंगे, तो जो 12 बजे वाला है, 3 बजे वाला है, 9 बजे वाला है, सुबह फिर 4 बजे वाला है, और फिर 8 बजे वाला है। तो ये कितना हो गया, 400, 300, 700, 750, 1150, 1200, 1500, 1700। तो हमें अगर कोई पूछे तो हम बोल देंगे कि टोटल 1700 ml क्या रहेगा, यहाँ यूरिन का अमाउंट प्रेजेंट रहेगा, ऐसा हम बता सकते हैं। हाँ? इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है कि अगर आपने क्या, आप क्या कर रहे हैं, 24 आवर यूरिन सैंपल कलेक्शन कर रहे हैं। जब हम 24 आवर यूरिन को क्या कर रहे हैं, यूरिन कलेक्शन कर रहे हैं, तो जब 24 आवर यूरिन कलेक्शन किया जा रहा है तो उस दौरान जो है यूरिन का अमाउंट जो है उसको क्या करना है, यूरिन को स्टोर करना है। तो स्टोर करने के लिए आप कितने डिग्री टेम्परेचर पे स्टोर करेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। तो आप बताएंगे कि उसको कितने डिग्री पे स्टोर करना होता है, 2 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे क्या करके रखना है आपने, स्टोर करके रखना है। या आप जो है एक एवरेज वैल्यू की, एक वैल्यू की बात करें तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करके रखना होता है, स्टोर करके रखना होता है। अब अगर बात करें
कि ये तो रैंडम सैम्पलिंग और 24 आवर यूरिन सैम्पलिंग, ये हमारे दो मेथड थे। अब क्या है कि जब हम इसके अलावा आप कह सकते हैं कि और कौन कौन से मेथड हमारे पास कलेक्शन के लिए, है ना। तो और कौन कौन से मेथड है, तो अगर बात करें तो अगर किसी पेशेंट को क्या लगा हुआ है, फॉलिस डला हुआ है, तो उस दौरान भी हमें क्या है कि जो मेथड रहेंगे, अगर मेथड्स की और बात करें तो किसी पेशेंट में क्या डला हुआ है, जैसे फॉलिस डला हुआ है, कोई फॉलिस डला हुआ पेशेंट है, तो वहाँ क्या है, दो तरीके के फॉलिस हो सकते हैं। एक है कॉन्डोम कैथेटर, कौन सा कैथेटर, एक है कॉन्डोम कैथेटर और एक होता है फॉलिस कैथेटर, है ना। तो किसी पेशेंट को कैथेटर है लगा हुआ है, तो उस दौरान दो तरीके के कैथेटर हो सकते हैं। एक होता है फॉलिस कैथेटर और दूसरा होता है कॉन्डोम कैथेटर या कॉन्डोम या लेटेक्स कैथेटर मेथड। ये जो मेथड है, जो हमारा कॉन्डोम कैथेटर मेथड है या लेटेक्स कैथेटर मेथड है, ये मेथड कहाँ काम में लेते हैं, तो ये हम नियोनेट्स में काम में लिया जाता है। अगर आपको पूछ ले कि ये कहाँ काम में लेते हैं, तो ये नियोनेट्स के अंदर काम में लेते हैं, नियोनेट के अंदर, है ना। अगर आपने क्या करना है, जो न्यू बर्थ हुआ है, अभी भी पैदा हुआ है, उस बच्चे के अंदर अगर आपने क्या करना है, यूरिन का सैंपल कलेक्शन करना है, तो वहाँ आप कौन सा मेथड काम मिलेंगे, कॉन्डोम कैथेटर मेथड, कॉन्डोम या लेटेक्स कैथेटर मेथड काम मिलेंगे। और अगर आपके पास में पेशेंट जो है, कोई अडल्ट पेशेंट है, अडल्ट पेशेंट जैसे कौन कौन से, तो अगर हम इंडिकेशन की थोड़ी सी बात करें, इंडिकेशन, अगर उन पेशेंट्स के अंदर अगर हम इंडिकेशंस की बात करें तो क्या क्या इंडिकेशन हो सकते हैं, तो इंडिकेशन क्या है, तो एक इंडिकेशन हमारा रहेगा, जैसे पेशेंट क्या है, अनकॉन्शियस है, पेशेंट को क्या नहीं है, पता ही नहीं लग रहा है, पेशेंट क्या है, अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, या पेशेंट को क्या हो रखा है, सेंसेशन नहीं है उसको, लैक ऑफ सेंसेशन हो रखा है मरीज, पेशेंट क्या हो रखा है, लैक ऑफ सेंसेशन हो रखा है, या पेशेंट को क्या हो रखा है, कोई फीमेल पेशेंट है और फीमेल पेशेंट किस दौरान आए हैं, ड्यूरिंग दी मेंस्ट्रुअल साइकिल आपके पास आया है, तो उस दौरान आपने क्या करना है, अगर सैंपल कलेक्शन करना है तो आप क्या करेंगे, वहाँ जो है फोलिस कैथेटर मेथड काम में लेंगे। क्यों ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों करना है, क्योंकि उस दौरान ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल और स्पेशली ब्लीडिंग फेज, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल की जब क्या हो रही हो, ब्लीडिंग फेज चल रही है, तो उस दौरान अगर आपने क्या किया, डायरेक्ट कंटेनर में कलेक्ट किया, तो वहाँ क्या हो सकता है, ब्लड मिक्स यूरिन आ सकता है, क्या हो सकता है, ब्लड मिक्स यूरिन हो सकता है। और अगर ब्लड मिक्स यूरिन हुआ तो आपका सैंपल जो है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रॉन्ग सैंपल कलेक्शन हो सकता है, रॉन्ग सैंपल कलेक्शन। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ जो ब्लड है जो है ड्यूरिंग ब्लीडिंग फेज जो क्या हो रहा है, ब्लड रिलीज हो रहा है, वो क्या हो सकता है, यूरिन के साथ मिक्स हो सकता है, और उसमें क्या हो सकते हैं, फॉल्टी आरबीसी आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं, फॉल्टी आरबीसी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इसलिए अगर कोई लेडी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लीडिंग फेज के दौरान जब भी आई है, तो आपने क्या करना है, वहाँ फॉलिस कैथेटर डालना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, वहाँ पे यूरिन का सैंपल क्या करना है, कलेक्ट करना है। क्यों, क्योंकि नहीं तो वहाँ क्या आ सकते हैं, ब्लड मिक्स हो सकता है और आरबीसी के काउंट क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें क्या प्रोसीजर की, कि कैसे कैसे हमें क्या करनी होती है, सैंपल की कलेक्शन करनी होती है, सैंपल कलेक्शनिंग के बारे में अगर बात करें तो प्रोसीजर क्या क्या रहेगा, अगर हम बात कर लें थोड़ा सा प्रोसीजर के बारे में। प्रोसीजर, प्रोसीजर तो क्या प्रोसीजर रहेगा, तो आपने क्या करना है, जब भी हम अगर कैथेटर मेथड से अगर सैंपल कलेक्शन कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, जो हमारा पोर्ट है कैथेटर का, वहां से आपने क्या करना है, शुड बी कलेक्ट फ्रॉम पोर्ट ऑफ कैथेटर, जो कैथेटर का पोर्ट है वहां से हम क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे, पोर्ट ऑफ कैथेटर से हम क्या करेंगे, सैंपल की कलेक्शन कर लेंगे। अब जब आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं वहां से, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो आपका कैथेटर है उसको क्या कर देना है, क्लैंप कर देना है, क्या करना है, कैथेटर को क्लैंप करना है ना। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जब आपने फॉलिस डाला है, तो इस फॉलिस को क्या कर देना है, क्लैंप, क्या करना है, क्लैंप, और कितने टाइम के लिए, फॉर 20 to 30 मिनट, 20 मिनट से लेके 30 मिनट तक, मैक्सिमम 30 मिनट आपने क्या कर देना है, इसको क्लैंप कर देना है। और उसके बाद क्या करेंगे आप, जो नीडल एस्पिरेशन मेथड है उसके थ्रू क्या कर लेंगे, वहां से क्या कर लेंगे,
नीडल एस्पिरेशन मेथड को काम में लेते हुए यूज नीडल एस्पिरेशन मेथड। उसके बाद आपने क्या करना है, नीडल एस्पिरेशन मेथड को काम में लेते हुए वहां से क्या कर लेना है, सैंपल को कलेक्ट कर लेना है। और सैंपल कलेक्ट करने के बाद उसको किस में डाल लेना है, हमने स्टेराइल कंटेनर के अंदर क्या कर लेना होता है, डाल लेना होता है। उसके बाद क्या कर लें, कलेक्ट किस में डाल लें, स्टेराइल कंटेनर के अंदर डाल दिया जाता है। तो अगर कैथेटर डाला हुआ है तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से अपना स्पेसिमन जो है वो कलेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा एक जो है वो कौन है, तो नेक्स्ट हमारा जो मेथड है ना, 3 मेथड हम पढ़ चुके हैं अभी तक। सबसे पहला रैंडम सैम्पलिंग है, उसके बाद हमने जो पढ़ा वो है 24 आवर सैम्पलिंग, तीसरा हमने जो पढ़ा था कैथेटर मेथड, और नेक्स्ट हमारा फोर्थ नंबर है। और फोर्थ नंबर जो रहता है वो रहता है मिड स्ट्रीम यूरिन सैम्पलिंग। फोर्थ हमारा जो मेथड है वो मिड स्ट्रीम यूरिन सैम्पलिंग। नेक्स्ट है मिड स्ट्रीम यूरिन सैम्पलिंग। नेक्स्ट है मिड स्ट्रीम यूरिन सैम्पलिंग। और मिड स्ट्रीम यूरिन सैम्पलिंग क्या है, तो ये मोस्ट रिलायबल मेथड है। इसके लिए आपने क्या करना है, कोई यूरिन कल्चर टेस्ट करना है तो उसके लिए सबसे रिलायबल मेथड है। तो आपको पूछा जा सकता है मोस्ट रिलायबल मेथड फॉर मोस्ट रिलायबल मेथड फॉर यूरिन कल्चर टेस्ट। तो आपने क्या बताना है, मिड स्ट्रीम यूरिन सैम्पलिंग। आपको पूछेगी मोस्ट रिलायबल मेथड फॉर यूरिन कल्चर टेस्ट इज, तो आपने क्या बता देना है, मिड स्ट्रीम यूरिन सैम्पलिंग। अब इस दौरान जब भी आप क्या करेंगे, मिड स्ट्रीम यूरिन सैम्पलिंग करने जा रहे हैं, तो यहाँ आपकी एक इंपॉर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। और वो इंपॉर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि आपने क्या करना है, टू इंस्ट्रक्ट द पेशेंट। क्या करना है, टू इंस्ट्रक्ट द पेशेंट। पेशेंट को क्या करना है, आपने इंस्ट्रक्ट करना है, दैट instruct the patient that void first some drops of urine। और उसके बाद क्या करना है, तुम्हें क्या कर लेना है, उसमें कलेक्ट कर लेना है ना। तो आपने पेशेंट को क्या बोलना है, कि क्या करो तुम, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट दैट वॉइड बोलो, या आप कह सकते हैं कि डिस्कार्ड, है ना। अच्छा ऑप्शन क्या रहेगा, कि डिस्कार्ड करना है, तुम्हें क्या करना है, डिस्कार्ड discard first and last drop of यूरिन। क्या कर देना है, पहली और आखिरी जो ड्रॉप है यूरिन की, उसको क्या कर देना है, तुम्हें डिस्कार्ड कर देना है, ताकि क्या ना हो, वहाँ पे फॉल्टी सैम्पलिंग ना हो जाए, है ना। नहीं तो क्या हो जाएगा, मेक ऐसा करने से क्या होगा, तो मेक क्लीनलीनेस ऑफ यूरिथ्रा एंड यूरिथ्रल मीटस। यूरिथ्रा और यूरिथ्रल जो मीटस है उसकी क्या हो जाएगी, इससे क्लीनलीनेस हो जाएगी, ताकि क्या ना हो, वहाँ पे जो बाहर की तरफ जो कोई बैक्टीरिया वायरस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट था वो सैंपल में ना आए, और रिजल्ट जो हमें क्या ना मिले, फॉल्टी ना मिले। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, इस पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्ट करना होता है, पेशेंट को आपने बोलना है कि तुम्हें सुबह सुबह क्या करना है, सैंपल देने के लिए आना है। तो यहाँ क्या करते हैं हम, दूसरी बात क्या आपने इंस्ट्रक्ट करनी है, कि तुम्हें क्या करना है, सैंपल
शुड बी कलेक्ट इन मॉर्निंग। क्या करना है, सैंपल कब कलेक्ट करना है आपने, मॉर्निंग के अंदर कलेक्ट करना है। ऐसे नहीं है कि मरीज कभी भी आ रहा है ना, और हम कभी भी जब भी आया तभी हमने सैंपल का कलेक्शन कर लिया है, ऐसा हमने नहीं करना है। सैंपल कब कलेक्शन करनी है, सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग के अंदर ही सैंपल का क्या किया जाना है, कलेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट मेथड है सुप्रा प्यूबिक मेथड। नेक्स्ट थर्ड मेथड इज सुप्रा प्यूबिक कलेक्शन मेथड। नेक्स्ट मेथड क्या है, नेक्स्ट मेथड है सुप्रा प्यूबिक कलेक्शन मेथड। नेक्स्ट वन इज suprapubic collection method. नेक्स्ट क्या है, सुप्राप्यूबिक कलेक्शन मेथड। और इस सुप्राप्यूबिक कलेक्शन मेथड में क्या करेंगे, तो सुप्रा यानी कि जो सुप्रा यानी कि ऊपर, सुप्रा क्या है, तो सुप्रा का मतलब है ऊपर, और ऊपर किसके, तो ऊपर जो हमारी प्यूबिस है, यानी कि जो सिम्फाइसिस प्यूबिस जो बोन है, जो सिम्फाइसिस प्यूबिस बोन है ना, उस सिम्फाइसिस प्यूबिस जो बोन है उसके जस्ट ऊपर की तरफ से हम क्या करते हैं, या निडल डालते हैं किसके अंदर, यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर में डाल के वहाँ से क्या कर लिया जाता है, डायरेक्ट सैंपल ले लिया जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो यूरिन कलेक्शन जो किया जाता है, यूरिन सैंपल डायरेक्ट कलेक्ट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, यूरिन सैंपल डायरेक्ट कलेक्ट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। जो सैम्पलिंग है वो डायरेक्ट कहाँ से की जाएगी, यूरिनरी ब्लैडर से की जाती है ना। जब क्या हो, जैसे पेशेंट क्या है हमारा अनकॉन्शियस पेशेंट है तो खुद से कर नहीं सकता, तो उस पेशेंट में जब हमें स्टेराइल स्पेसिमन की ज़रूरत होती है तो उस दौरान हम क्या करते हैं, ये सैम्पलिंग मेथड क्या कर लेते हैं, काम में लेते हैं। तो यूरिन सैंपल डायरेक्ट कलेक्ट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर फॉर स्टेराइल सैंपलिंग, फॉर स्टेराइल सैंपलिंग इन, किसके लिए करते हैं हम ऐसा, तो ऐसा करने का कारण पर्पस क्या है हमारा, तो फॉर स्टेराइल सैंपल इन अनकॉन्शियस पेशेंट। अगर हमारा पेशेंट क्या है अनकॉन्शियस और उसमें हमें क्या चाहिए, स्टेराइल सैंपल चाहिए, तो उस दौरान हम क्या कर लेते हैं वहाँ से डायरेक्टली, या क्या है पेशेंट के अंदर, या क्या हो गया हो, पेशेंट में कोई यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन है तो उन पेशेंट्स के अंदर भी क्या किया जा सकता है, इस मेथड को, यूरिन को बाहर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन वाले पेशेंट में भी सुप्राप्यूबिक कलेक्शन मेथड काम में लिया जाता है। तो आपको पूछा जा सकता है कि काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टेराइल स्पेसिमन कलेक्ट करना आपने, है ना, तो स्टेराइल स्पेसिमन जो भी आप कलेक्ट करेंगे तो कहाँ कौन से मेथड से करेंगे, तो सुप्राप्यूबिक कलेक्शन मेथड से। ये आपको पूछा जा सकता है कि नीचे कुछ मेथड दिए गए हैं, है ना, काफ़ी बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नीचे जो दिया गया मेथड है, फॉलोइंग मेथड, फॉलोइंग मेथड विच यूरिन इज, विच यूरिन इज लेस कंटामिनेटेड। आपको अगर पूछ लिया जाए कि नीचे दिए गए में से कौन सा यूरिन जो है वो कम लेस कंटामिनेटेड होगा, और आपको ऑप्शन दे दिया जाए, एक ऑप्शन दे दिया आपको सुप्रा प्यूबिक कलेक्शन मेथड, दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया मिड स्ट्रीम मेथड, मिड स्ट्रीम, तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम सैंपल, और चौथा आपको दे दिया फॉलिस कैथेटर मेथड। तो सबसे कम कंटामिनेटेड कौन होगा, तो सबसे कम एक नंबर पे होगा एसपीसी सुप्राप्यूबिक कलेक्शन, दो नंबर पे मिड स्ट्रीम, तीन नंबर पे आपका फॉलिस वाला, और चार नंबर पे आपका कौन आ गया, रैंडम कलेक्शन। यानी कि ये तो सबसे ज़्यादा कंटामिनेटेड। अगर आपको पूछे, अगर यही क्वेश्चन दे दे और आपको बोल दिया जाए कि यूरिन इज मोर कंटामिनेटेड, तो आपका आंसर कौन बन जाएगा,
रैंडम सैम्पलिंग, और अगर आपको पूछा कि लेस कंटामिनेटेड तो आपने क्या बोल दिया, सुप्राप्यूबिक कलेक्शन मेथड। अब बात आती है कि जब भी आपने यूरिन का सैंपल ले लिया, तब उस यूरिन सैंपल को क्या करना होगा, आपको कलेक्ट करके रखना पड़ेगा। क्या करके रखना पड़ेगा, उसका कलेक्शन करना पड़ेगा, उसको संभाल के रखना पड़ेगा, नहीं तो वो क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। और अगर आपने जब उसको संभाल के रखना है तो किन किन तरीके से आप उसको जो है कौन कौन से ऐसे प्रिजर्वेटिव है जिनको काम में ले सकते हैं, या आप जो है कितने डिग्री टेम्परेचर पे रखेंगे, ऐसा आपको पूछा जा सकता है। तो आपने क्या करना होता है, जैसे ही सैंपल कलेक्शन किया जाता है, अगर हम प्रिजर्वेशन की बात करें, प्रिजर्वेशन की अगर बात की जाए, तो प्रिजर्वेशन में सबसे पहली बात तो क्या करना होता है, आपने जैसे ही क्या किया, आपने सैंपल कलेक्शन कर लिया। सैंपल कलेक्शन करने के 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर क्या कर देना होता है, लैब में भेज देना होता है ना। इंपॉर्टेंट बात रहती है कि सेंड टू द लैब आफ्टर कलेक्शन, सेंड टू द लैब विद इन 1 to 2 hours आफ्टर कलेक्शन। कलेक्ट करने के 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर आपने क्या कर देना है, सैंपल को लैब में भेज देना है। और विद इन 6 आवर इसकी क्या हो जानी चाहिए, टेस्टिंग हो जानी चाहिए। विद इन 6 आवर क्या हो जानी चाहिए, इसका टेस्टिंग हो जानी चाहिए। जो इसका एग्जामिनेशन करना था वो 6 घंटे के अंदर अंदर क्या हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। पर काफ़ी बार क्या होता है कि हम 6 घंटे के अंदर अंदर अगर नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है, उसको कोई प्रिजर्वेटिव एजेंट को मिक्स करके और उसको क्या करना होता है, स्टोर कर देना होता है। अगर आप 6 घंटे के अंदर अंदर नहीं कर पाए हैं, अगर 6 घंटे के अंदर अंदर नहीं हुआ है, तो आप क्या करें, इफ़ नॉट डन, इफ़ नॉट डन, अगर नहीं कर पाए हैं तो उस कंडीशन में क्या करें, तो क्या करना है, उसमें ऐड करना है किसको, प्रिजर्वेटिव एजेंट को। किसको ऐड करें, प्रिजर्वेटिव एजेंट को ऐड किया जाए, और इसको क्या कर दिया जाए, स्टोर कर लिया जाए। कितने डिग्री पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, स्टोर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम 4 6 घंटे के अंदर अंदर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको क्या कर लेना आपने, प्रिजर्वेटिव एजेंट को मिक्स करके इसको क्या कर लेना है, स्टोर कर लेना है ना। और प्रिजर्वेटिव एजेंट कौन कौन से काम में ले सकते हैं, तो अगर प्रिजर्वेटिव एजेंट की बात करें तो हम क्या काम में लेते हैं, तो जो सबसे मोस्ट कॉमन जो काम में लिया जाता है वो है बोरिक एसिड। तो आप बोरिक एसिड मिक्स कर सकते हैं, मोस्ट कॉमन एजेंट इज बोरिक एसिड। इसके अलावा हम और क्या क्या काम में ले सकते हैं, तो आप एसिटिक एसिड है ना, टाइलिन है, HCl है, फॉर्मेलिन है ना, ऐसे चीज़ें मिला सकते हैं। फॉर्मेलिन मिक्स कर सकते हैं, फॉर्मेलिन है ना, टायलिन है, एसिटिक एसिड है ना, या जो आपका HCl आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो इन सभी चीज़ों को क्या किया जा सकता है, मिक्स किया जा सकता है, और इन सभी चीज़ों को मिक्स करके क्या किया जा सकता है, आपका जो सैंपल है उसको क्या करके रख सकते हैं आप, स्टोर करके रखा जा सकता है। जब भी यूरिन को कलेक्ट किया जाता है तो उसका कुछ अमाउंट होता है स्पेसिफिक, और कितना अमाउंट कलेक्ट करना होता है। तो अगर क्वांटिटी की बात करें, क्वांटिटी, तो क्वांटिटी कितनी लेनी होती है, अगर ऐसी हम बात करें तो कितना क्वांटिटी लेना है, तो नॉर्मली जब हम यूरिन कलेक्ट करते हैं तो 100 से 120 ml कलेक्ट करना होता है। अगर आप नॉर्मल किसी पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, नॉर्मल को टेस्ट के लिए कर रहे हैं, तो आपने 100 से 120 ml क्या करना है, यूरिन सैंपल कलेक्ट करना है। अगर आप कल्चर टेस्ट के लिए कलेक्ट कर रहे हैं, तो आपने लगभग 10 ml क्या करना है, यूरिन के सैंपल को कलेक्ट करना होता है। अगर कल्चर टेस्ट के लिए कर रहे हैं तो 10 ml, और अगर आप किसके लिए कर रहे हैं, यूरिन जो है नॉर्मल एनालिसिस के लिए कर रहे हैं, तो कितना, 100 से 120 ml। अब बात आती है कि जब हम क्या करेंगे, यूरिन का एनालिसिस करेंगे तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। बात करते हैं नेक्स्ट, यूरिन एनालिसिस। क्या होगा यूरिन एनालिसिस में, यूरिन एनालिसिस, अब देखते हैं हम यूरिन एनालिसिस के बारे में। यूरिन एनालिसिस क्या होता है, यूरिन एनालिसिस में,
तो इस यूरिन एनालिसिस में नॉर्मल फाइंडिंग देखते हैं। सबसे पहले जब हम यूरिन के बारे में बात करें तो यूरिन में नॉर्मल क्या क्या फाइंडिंग्स देखने को मिलती है, नॉर्मल क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो अगर कलर की बात करें यूरिन की, कलर कलर तो जो नॉर्मल कलर है वो कैसा होगा, तो वो होगा पेल येलो कलर का। नॉर्मल जो हमारा यूरिन है वो कैसा होता है, पेल येलो कलर का, या आप कह सकते हैं एम्बर कलर का होता है। जो हमारा आसमान का नॉर्मल जो कलर है वैसा होता है। ऐसा क्यों, तो होने का कारण है कि ये जो यूरिन है इसमें कौन प्रेजेंट होता है, यूरोबिलिनोजन नाम का एक सब्सटेंस होता है। कौन होता है प्रेजेंट, यूरोबिलिनोजन। कौन होता है, यूरोबिलिनोजन नाम का एक सब्सटेंस होता है जो कहाँ से आता है, तो जब क्या होता है आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है। क्या होता है, जब आरबीसी क्या होती है, डिस्ट्रक्ट होती है, तो इस आरबीसी में से कौन निकलता है, एक तो निकलता है हीम और दूसरा निकलता है बिलीरुबिन। एक निकलता है हीम और दूसरा निकलता है बिलीरुबिन। और ये जो बिलीरुबिन है, ये बिलीरुबिन आगे जाके क्या करता है, कुछ अमाउंट कहाँ चली जाती है, ब्लड के अंदर चली जाती है। और ब्लड में जो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, यूरोबिलिनोजन। और कुछ अमाउंट जीआई ट्रैक्ट में पड़ी रहती है और वहाँ से सर्कुलेट होती है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रकोबिलिन। और वो जो स्ट्रकोबिलिन जो होता है वो फिर क्या कहाँ से पास आउट होगा, स्टूल के साथ पास आउट होता है और स्टूल को नॉर्मल कलर देने का काम करता है, ब्राउन कलर। और ये क्या है, जो यूरोबिलिनोजन है ये यूरिन के साथ मिक्स होता है और यूरिन को नॉर्मल कलर देता है, जिसको हमने बोला पेल येलो कलर या एम्बर कलर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हमारा ऑर्डर जो होता है, इसकी जो गंध होती है यूरिन की वो एरोमेटिक टाइप की होती है। कैसी होती है, एरोमेटिक टाइप की होती है। यानी कि जो म्यूकोजा है हमारी नेजल म्यूकोजा उसको क्या करती है, स्टीमुलेट करती है नेजल म्यूकोजा को। तो एरोमेटिक टाइप का होता है, एरोमेटिक। स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर बात करें, यूरिन का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी रहता है, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। और ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इस स्पेसिफिक ग्रेविटी का अमाउंट कितना होगा, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.010 से लेके 1.05 तक रहता है। 1.01 से लेके 1.015 तक इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी रहता है। पीएच की बात करें तो कैसा होता है, स्लाइटली एसिडिक टाइप का होता है। यानी कि लगभग 6 टू 6.8 इसका क्या रहता है, पीएच रहता है। कैसा है, स्लाइटली एसिडिक जो है इसका क्या रहता है, पीएच रहता है। किसका, यूरिन का। यूरिन क्या है, स्लाइटली एसिडिक होता है। अब अगर क्या हो, ये तो सारी की सारी क्या है थी हमारी नॉर्मल फाइंडिंग्स थी। अब अगर क्या हो जाए इस यूरिन में अबनॉर्मलिटी आ जाए, तो इस यूरिन में अबनॉर्मलिटी आने की वजह से काफ़ी क्या हो जाएंगे, चेंजेस देखने को मिलेंगे। और वो चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, तो अगर अब नॉर्मलिटी अब नॉर्मल फाइंडिंग्स की बात करें, अब नॉर्मल फाइंडिंग्स, अगर इन जो नॉर्मल जो सारी बातें हमने पढ़ी, इनमें अगर कोई डिविएशन आ जाए तो उसको हम क्या बोल देंगे कि इस पेशेंट को क्या हो गया है, अब नॉर्मल फाइंडिंग्स है ये। और वो अब नॉर्मल फाइंडिंग जो है कुछ डिजीज की कंडीशंस के साथ साथ क्या है हमें देखने को मिलती है, जिसको हम क्या है नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कुछ अबनॉर्मल फाइंडिंग्स। और उन अबनॉर्मल फाइंडिंग्स के अंदर यूरिन कलेक्शन के बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।